नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गज़ा की जो जंग बंदी के हवाले से जो हतमी सूरत हाल अभी तक सामने आई है, तो इस हवाले से हम नज़र डालेंगे और मिन जुमला तौर पर क्या सूरत हाल है और क्या उम्मीद की जा सकती है और किस तरह के खदशात अब भी बाकी हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि गज़ा जंग बंदी हो चुकी है। इजरायली काबीना ने भी इसको मंजूरी दे दी है। इसके जो है 3 मराहिल में जंगबंदी पर अमल आवरी होगी। पहले मरहले में कुछ काम होंगे, दूसरे मरहले में कुछ काम होंगे, तीसरे मरहले में कुछ काम होंगे। और जो कुछ तय किया गया है, जो इत्तेफाक जिन बातों से किया गया है या फिर मज़ीद जो बातें रह गई हैं, उसको मरहला वार आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी यानी 15 जनवरी को जंग बंदी से इतफाक़ किया गया था और क़तर की जानिब से ये ऐलान किया गया था, जो सालिसकार हैं यानी इसमें मिस्र भी है, अमेरिका भी है। लेकिन उस वक्त से यानी 15 जनवरी से लेकर अभी तक भी अगर हम देखें, इतफाक़ होने के बावजूद भी इसराइल की जानिब से गज़ा में बमबारी और हमलों का सिलसिला जारी था। यानी आखिरी वक्त तक भी हम ये कह सकते हैं कि इसराइल की जानिब से क़त्ल आम जारी था फ़लस्तीनियों का, और जारी है। अब भी अगर हम देखें तो इजरायली बमबारियां और हमले जारी हैं, और अभी तक यानी 72 घंटों में अगर हम देखें तो 123 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 250 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, और इनमें बड़ी तादाद बच्चों की है, ख़वातीन की है। यानी कोई मौका इजराइल यानी हाथ से जाने नहीं देना चाहता जिसमें फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम ना हो, आम फ़लस्तीनियों की जाने यानी वो ना ले ये सूरत हाल बनी हुई है। बहरहाल इतवार 8:30 बजे सुबह से जंग बंदी का इतलाक़ होगा, अमल आवरी उसकी होगी, और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि क्या कुछ जो तय किया गया है, चाहे वो कैप्टिव्स की रिहाई की बात हो, चाहे वो फ़लस्तीनी जो कैदी हैं उनकी रिहाई की बात हो, तो मिन जुमला किस तरह का मुआहदा है, इसके जो शराइत हैं वो क्या हैं, उस पर हम नज़र डालेंगे, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो 47,000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं 8 अक्टूबर से लेकर अभी तक, और इसी दौरान 1,11,000 से ज़ायद यानी फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं और क़रीब 20 लाख बेघर हुए हैं, और 80% गज़ा खंडर बना दिया गया है। तो बहरहाल सभी इसका खैर मकदम कर रहे हैं जो कुछ जंगबंदी हुई है, तो इसके शराइत जो हैं, मुआहदे के पस मंज़रात जो हैं, इस हवाले से बात करेंगे, और आगे के हवाले से हम क्या यानी भरोसा किस तरह से कर सकते हैं और क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं मौज़ज़ मेहमान डॉक्टर अर्शी खान साहब, प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिफाई तज्ज़ियाकार। मैं डॉक्टर साहब का खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना यही चाहूँगा कि ये जो माहदे को 3 फेसेस में कहा जा रहा है, जिस तरह से इसको इस पर अमलावरी होगी, तो अगर हम थोड़ा सा इख्तिसारन इसका जायज़ा लें तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप यहीं से आगाज़ करें। इसके अलावा भी आप जिस सूरत हाल से या जिस मामले से आगाज़ करना चाहें तो प्लीज़। जी डॉक्टर साहब। देखिए, 15 महीने के बाद हाँ। ये मुआहदा हुआ 15 तारीख को जी। दोहा में, जिसमें आप जानते हैं कि 4 पार्टी इन्वॉल्व थे। जी। बल्कि 5 पार्टी, हमास, इजराइल, इसके अलावा 3 कंट्री, अमेरिका, कतर और इजिप्ट। जी। इस पूरे टीम में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो फलस्तीनियों के रियल हिमायत में है। रियल मतलब जो ग्राउंड पे इनका साथ दे। जी। इसलिए कि जो फलस्तीनी अवाम है वो ग्लोबल दहशतगर्दी की सबसे बड़ी शिकार कौम है इटली। जी। ग्लोबल दहशतगर्दी का जो नेता है वो उसी खित्ते में है, और उसके जो सपोर्टर है वो आपके वेस्ट में है। जी। और उन्होंने 24, 25, 26 बिलियन डॉलर का बम बारूद सारा कुछ दिया ताकि मारो लोगों को। तो 15 महीने के बाद ये डील हुआ आपके 15 तारीख को, जी, इसी 15 जनवरी को, और ये माना जा रहा था कि 16 जनवरी को इजरायली कैबिनेट की जो मीटिंग थी सिक्योरिटी अफेयर्स पे, जी, वो उसको अप्रूव करती। उसमें सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं
जो कैबिनेट मिनिस्टर है इजराइल के, जी तो वो जो है उसको डिले किया वहां के नेतन्याहू ने, हम्म और ये अफवाह फैलाया कि जो हमास है वो कुछ शर्तों को मान नहीं रहा है, हम्म जबकि जितने मेजर शर्त थे वो सब मान लिए गए थे। उसको टेक्स्ट में लिख दिया गया था, टेक्स्ट तैयार हो गया था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने 15 तारीख को ही और 16 तारीख की सुबह में वो पूरे टेक्स्ट को छाप दिया हम्म था। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी सिवाय इसके कि जो लिस्ट तैयार हो रही थी, जी कौन से लोग रिलीज होंगे, उसमें कौन कौन होंगे, इस तरह की कुछ बात थी, छोटी सी बात। हम्म मतलब ये है कि प्रिजनर में 10,000 जो लोग फलस्तीनी पकड़ लिया है, मासूम फलस्तीनियों को, जी जो अपने ही जमीन में रिफ्यूजी बने हुए हैं, अपने ही जमीन, अपने ही मुल्क में, उनका मुल्क तो छीना हुआ है। जी हाँ तो इन 10,500 या 11,000 फलस्तीनियों में से किसको छोड़ा जाए, इसको बोलते हैं वेटिंग द प्रिजनर्स, जी वेटिंग हमास के लिए भी और इजराइल के लिए भी। तो इससे झूठ जो है फैला पूरे इसमें। जी लेकिन ये अच्छी बात हुई कि CNN पे बाद में हम्म ये बात आई कि नहीं, हमास ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हम लोगों ने किसी भी शर्त को जो है विड्रॉ नहीं किया है, हम लोगों ने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किया है, कोई रुकावट नहीं डाली। हम्म लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे जो जर्मन मीडिया था और आपके स्काई न्यूज और फ्रेंच टेलीविजन, ये सब जो है वो इसी के इजराइल के वर्जन को दे रहे थे। जी लेकिन ये बात एक्सपोज हो गई कि ये इजराइल जो है झूठ बोल रहा था बेसिकली। हम्म अब उसके डोमेस्टिक कॉन्स्टेंट से नेतन्याहू के, लेकिन नेतन्याहू पे आप जानते हैं कि बहुत सारे चार्जेस हैं, जी उसके करप्शन का चार्ज है। दूसरी बात है कि शिमोन पेरेस, जो नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको हम्म ओस्लो अकॉर्ड के लिए, ओस्लो और मैड्रिड अकॉर्ड के लिए, जी तो शिमोन पेरेस को मार दिया गया था। हम्म और मारने वाले जो थे वो आपके सेटलर थे, यहूदी थे। जी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो नेतन्याहू का भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। जी ये बहुत सारी चीजें वहां के न्यूज़पेपर में छपी है। हम्म अब ये दूसरी बात है कि उस पे इन्वेस्टिगेशन लोग करना नहीं चाहते। उसमें बेन गिविर जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है वो भी इन्वॉल्व है। जी मतलब जो किलर है वो किलर तीनों की मीटिंग हुई है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हम्म और उसको अप्रिशिएट किया गया है बहरहाल। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले 4 साल में 5 इलेक्शन हो चुके हैं इजराइल में, जी और वहां पे जो पूरी जुडिशरी का निजाम है पूरा टेक ओवर हो गया। मतलब जितने फार राइटिस्ट थे, एक तो भाई जायनिस्ट थे ही, जी हाँ और जायनिस्ट तो वो थे जिन्होंने इजराइल को बनाया, हम्म और इजराइल जो बनना था यूनाइटेड नेशन प्लान के तहत वो 50%, ऑलमोस्ट 52% ऑफ पैलेस्टाइन में बनाना था। जी इन्होंने पूरा पैलेस्टाइन ही कब्जा कर लिया। हम्म तो जो सेटलर है वो बेसिकली आबाद है उस जमीन में जो 1967 में कब्जा किया गया। हम्म मतलब इलीगल लोग इलीगल सिस्टम में या लीगल सिस्टम में अपने आप को मजबूती से पकड़े हुए हैं। बहरहाल, तो ये सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, ये नहीं हुई। तो ये मीटिंग आपकी हुई है जुमा के दिन, जी जी वहां के, मतलब कल वहां के 7-7:30 बजे शुरू हुई जी मीटिंग हम्म शाम में, और वो सुबह में करीब 1 या 1:30 बजे कहा जाए कि वो 7 घंटे की मीटिंग चली। जी उस मीटिंग में 24 मिनिस्टर ने फेवर में वोट किया कि भाई सीज फायर होना चाहिए, जी और उसमें 8 जो मिनिस्टर थे उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। लेकिन ये कहा गया कि जो वहां पे जो और भी जो अपोजिशन के लोग हैं जी उन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू को सपोर्ट करूंगा, मतलब मैं गिरने नहीं दूंगा इसको। ये डर है कि जो फायर राइटिस्ट हैं जैसे बेन गिविर है और आपके स्मोट्रिच है ना, जी तो ये अगर अपनी पार्टी से विड्रॉ करता है तो हम आपको सपोर्ट देंगे जब तक आप हमारी शर्तों पे रहते हैं। तो उसमें से इसने जो है शायद स्मोट्रिच को मैनेज कर लिया है नेतन्याहू ने कि वो विड्रॉ नहीं करेगा। और बेन गिविर जो है वो तो इन्वॉल्व है ही मर्डर में शिमोन पेरेस के, और अब उसकी वाइफ भी खुद जो है रिवॉल्वर लटका के चलती है। और सैकड़ों मतलब लाख हैं, और लाख में 2 लाख का तो मेरे पास डेटा है कि जो सेटलर उनके पास हेवी आर्म्स हैं, मतलब फुली आर्म्ड है। जी जी वो जब चाहे मारते हैं लोगों को। तो ये, और ये जो है एक
प्लान है, जो पैकेज, जी तो सीज फायर का तो आप जानते हैं कि ये जो अभी जिस पे साइन हुआ है, हम्म, और इसमें आप देखें कि हमास ने काफी कंसेशन दिया है, बहुत ज्यादा कंसेशन दिया जी है। रिलीज होंगे के प्रिजन, तो सीज फायर है, और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ प्रिजन। जी। डॉक्टर साहब थोड़ी सी आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी, जी थोड़ा सा रिपीट कर लें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जी जी हेलो, जी जी आ रही है जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 15 तारीख को जो साइन हुआ, हाँ हाँ। और आज, मतलब आज शनिचर को हम्म। आधी रात के बाद सुबह में 1 बजे के बाद जो है ये इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने सिक्योरिटी कैबिनेट को अप्रूव कर दिया। जी जी लेकिन ये अप्रूव नहीं भी अगर होता तो इसको इम्प्लीमेंट होना था। होना था, इनको करना था। हम्म और आपने देखा कि ये जो सीज फायर का जो प्लान था, ये एक्चुअली इसका जो खाका है ये आया था आपके 31 मई को या 1 जून को, पिछले साल। जी। और उस पे हमास एग्री भी किया, काफी पूरी हम्म तरह से एग्री किया। हम्म लेकिन बाद में इसको सबोटाज किया इसने, आपकी नेतन्याहू। साइड ने। जी हाँ, हमेशा यही हुआ कि जब भी सीज फायर की बात होती है, इसलिए कि फलस्तीनी चाहते हैं कि सीज फायर हो, जी जैसे कि भाई ये जो इजराइल है इसने तबाही वहां पे जो है, ये जंग नहीं कर रहा है, हम्म ये तबाही मचा रहा है। जंग जी। तो होता है कि दो मुल्क हैं, हम्म, यकीनन। और फौज जो है एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं लड़ाई। जी ये लड़ाई नहीं है, ये पूरा एक मजबूत का कमजोर पे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक जी। बात सवाल ये उठ रहा है कि 15 महीनों तक आपने मुकम्मल बारूद यानी बारूद के ढेर बरसा दिए और फिर गाज़ा को जो है तहस नहस कर दिया, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल ये बना हुआ है कि फिर आप टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करके ही कैप्टिव्स को छुड़ाने की जो है के लिए जो है कामयाब हो सके। क्या वजूहात है कि इतना सब कुछ कर देने के बाद भी कैप्टिव्स को अपने रिहा नहीं करवा पाया इसराइल और फिर दीगर जो भी इसके जो है सपोर्टर्स थे? तो ये किस तरह का मामला है कि गाज़ा तहस नहस हो गया लेकिन इसराइल अपने यरगमालियों को नहीं निकाल सका? क्या मामला है ये? देखिए, मैं बिल्कुल, आप, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जी। देखिए, नेतन्याहू ने जो भी कहा था वो अचीव नहीं कर पाया। आपने देखा था कि 7 अक्टूबर को जो चीजें हुई है, उसके बाद दूसरे दिन जो है उसके मिनिस्टर ने कहा कि नो फूड, नो फ्यूल, नो मेडिसिन, नो वाटर, है ना। तो ये जो, मतलब ये तो बड़ा बड़ा शैतान और खबीस और दज्जाल भी नहीं कर सकता है ना, बहुत बड़े वार क्रिमिनल ये भी नहीं इस तरह के लैंग्वेज बोलते हैं जी। लेकिन इनको ये ना डिफीट कर पाए, न हिजबुल्लाह को डिफीट किया इन्होंने, ना ईरान को डिफीट किया, ना हूथी को डिफीट किया। हाँ, उनको उनके ऊपर बम मारा है, उन्होंने भी इन पे रिटेलिएशन किया। न हमास को डिफीट कर पाए, इसलिए कि हमास अभी भी लड़ रहा है। अब बाज़ाहिर तो डॉक्टर साहब दुनिया तो ये देख रही है, दुनिया में एक आम नरेशन हमारी मीडिया में कि भाई गाज़ा को तो तहस नहस कर दिया, सब कुछ यानी तबाह व ताराश कर दिया, 40 बरस लगेंगे अब इसको जो है तामीर होने में और $80 बिलियन का खर्चा आएगा, सब कुछ इतनी जानें चली गई। तो बहरहाल ज़ाहरी तौर पर तो मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया है इसराइल ने और उसकी जीत हुई है, ये बात की जा रही है। नहीं, देखिए, ये तो जो लोग टीम होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो जालिम होते हैं उनके पास कोई दिल होता नहीं, न जबान होती है न दिल होता है, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं होते जी। और मैं आपको बताऊं कि 7 अक्टूबर को ही वहां पे 683 लोग मारे गए जी। 1200 नहीं मारे गए। इस पे इंक्वायरी हुई है, मैं पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ। जी। में से जो लोग मारे गए हैं वो आपके 50% तो सिक्योरिटी स्टाफ है इसराइल के। जी जी। और ज्यादातर जो लोग मारे गए हैं वो इजरायली शेलिंग से ही मारे गए हैं। मतलब उस पर अगर इंक्वायरी हो तो उसमें तो नेतन्याहू को खुद वहीं के लोग पकड़ लेंगे, इसलिए कि वहां जो फलस्तीनियन थे वो तो भागने लगे ना, वो तो कैप्टिव को लेके भाग गए। जी हाँ। और जो बचे हुए थे 1000-1500 वहां मार दिए गए। उनके पास ऐसा थोड़ी था कि टैंक लेके आए थे कि शेलिंग होगी। अगर आप देखेंगे फोटो में तो इन्होंने शेलिंग की और वहां पे मारा अपने ही लोगों को, और बाद में ये कहा, फिर ये हल्ला उड़ाया कि इन्होंने रेप किया, ये बिल्कुल गलत था।
फिर उन्होंने कहा कि बच्चों का सर काटा है, वो गलत था। जी अभी दूसरी बात है कि वेस्टर्न मीडिया ने, मैं यही कह रहा था कि वेस्टर्न मीडिया तो ये कह रहा है कि जी नहीं कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप फ़ोन कट करके फिर दोबारा अगर आप वहाँ से मिलाएं, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक, यानी बात अच्छी होते होते फिर ब्रेक हो रही है वॉइस। तो मैं चाहूँगा कि अच्छा, दोबारा अगर आप वहाँ से करें तो हो सकता है शायद मैं आपकी मिलाता हूँ, वॉइस जो है करेक्ट आ मैं जाए। मिलाता जी ज़रूर। मैं मिलाता तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गाज़ा की, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है और फिर जिस तरह से यानी जंग बंदी की जो बात हुई है और जो जंग बंदी जिसको कहा जा रहा है, अब इसी तरह से आज के प्रोग्राम का उन्वान भी डॉक्टर साहब हमने उन्वान भी दिया जी। यही है कि गाज़ा जंग बंदी मुस्तकिल या आर्जी। बहरहाल आप अपनी बात को कंटिन्यू करें प्लीज़। हाँ तो हाँ, बात किस पे हो रही थी? हाँ बात तो बात हाँ ये कह रहा था मैं जी, कि जो फलस्तीनी और है कैप्टिव्स को नेचुरली, छुड़ा क्यों नहीं पाया, ये भी मेरा सवाल था डॉक्टर हाँ साहब। जी देखिए, ईरान ईरान ने भी क्लेम किया कि हमारी जीत हुई, जी जी मतलब रेजिस्टेंस की जीत हुई। हाँ। और हिजबुल्लाह ने भी कहा, हमास ने भी कहा। हम्म। अ, लेकिन जहां पे चीजों को और बच्चों की लाशें, औरतों की लाशें, मतलब हम्म 17,000 18,000 ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए, उन्हें नहीं पता हम्म कि मेरे बाप मारे गए, कहाँ है बच्चे। हाँ यतीम बच्चे तो अलग हैं, मैं उसकी बात जी बता रहा हूँ। जी 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 मतलब ऐसे बच्चे कम से कम 17,000 तो डॉक्यूमेंटेड है। हाँ जी वहां पे हम क्या बात करें कि कौन जीता और कौन हारा? हाँ। वहां मतलब इसमें क्या बात करें? जब आदमी अगर कोई मर रहा हो, हम्म उसकी जान जा रही हो, उसकी रूह निकल रही हो, हम्म तो अब उसकी क्या करें कि ये आदमी जो है बड़ा गुनाहगार था या अच्छा था? हम्म तो मतलब सिचुएशन इस तरह की है। हम्म और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इवेलुएट करें तो मैं ये कहूंगा कि इजराइल का जो घमंड था ये टूटा, हम्म इसलिए कि वो कोई भी चीज को अचीव नहीं कर पाया। उसने कहा कि मैं हमास को खत्म करूंगा और मिलिट्री कैपेसिटी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जी ताकि हमास जो है वो रिटेलिएट, भाई हमास रिटेलिएट अभी भी कर रहा है। जी हाँ कर रहा है। भाई जैसे भी कर रहा है वो कर रहा है, अपने जान को बचा रहा है, अपने मुल्क में अपने ही आजादी के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है वो। जी तो वो भी नहीं अचीव कर पाए, हम्म वो उसको खत्म नहीं कर पाए, है जी ना? तो इसमें आप देखेंगे कि इजराइल जो है थ्रू आउट सीज फायर में इंटरेस्टेड नहीं था, हम्म जबकि हमास इंटरेस्टेड था। हमास इसलिए इंटरेस्टेड नहीं था कि वो चाहता था, हम्म हमास इसलिए इंटरेस्टेड था कि वहां के लोग जो है वो तबाह हो रहे थे। हम्म भाई हमास के लोग तो अपने सर पे कफन बांधे हुए कि भाई हमें अपने मुल्क के लिए लड़ना, हम जो है इज्जत की मौत मरना चाहते हैं। जी भाई दो तरह के फलस्तीनी है, एक वो फलस्तीनी है जो अपने आप को गुलामी में रखना चाहते हैं हम्म और जैसी भी जिंदगी वो चाहे, भाई आप जैसा चाहिए हम वैसे ही बिताएं। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को एक बुखार के इज्जत की साथ। जिंदगी से जी बचाएं। हाँ, तो जो इज्जत वाले हैं वो अपनी जान पे खेल रहे हैं, हम्म भाई अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं ना, वो जी अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इसको दिमाग में रखने का है। हम्म तो आपने ये देखा होगा कि बाइडेन जो था ये पूरी तरह से, हालांकि चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे जी और ये रिपब्लिकन के हैं ट्रम्प, जी हाँ दोनों में जो है इजरायली फंडिंग है, मतलब इजरायली लॉबी जो है अमेरिका में दोनों को फंड करती है। जी दोनों में इनके लोग हैं, हम्म जो बड़ी बड़ी एम्बेसीज हैं बड़े बड़े कंट्रीज में, उसमें भी इनके इन्फ्लुएंस है, मतलब पूरी तरह से। उसमें सीआईए का भी बहुत क्लोज कांटेक्ट है, आपके मोसाद से बहुत मिलजुल के काम करते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक ही माँ के दो औलाद। जी लेकिन कभी कभी इनमें खटपट भी हो जाती है। हम्म तो अभी हुआ ये कि ट्रम्प ने ये कहा था कि भाई हम 20 तारीख को ये ओथ लेंगे। जी ये चाह रहे थे कि ओथ लेने के पहले हमारी शान जो है बनी रहे, हम्म और इन्होंने वहां के लोगों से भी प्रॉमिस किया था जो मुस्लिम वोटर थे कि हम रोकेंगे इसको। जी तो आपने देखा होगा, पता नहीं ये न्यूज आई या नहीं आई, मैंने तो इजरायली जो है न्यूज से लिया जी कि स्टीव विटकॉफ जो है वो ट्रम्प का एम्बेसडर है मिडिल ईस्ट के लिए। जी उसका नाम है स्टीव विटकॉफ। जी वो बगैर मतलब पब्लिसाइज किए हुए 11 तारीख को, 11 जनवरी को वो तेल अवीव आ गया हाँ और उसने सारी पार्टी से मुलाकात की, हम्म निगोशिएटर से, जी और उसके बाद नेतन्याहू से मुलाकात की। और हम्म उसने, मुझे लगता है कि उनको बताया कि भाई तुमको करना होगा, हम्म और ये ट्रम्प का है, नहीं करोगे तो मतलब उनको कुछ कहा है, बल्कि ये कहा है कि आइदर यू एक्सेप्ट इट और वी विल लीव यू। हम्म तो आप ये जानते हैं कि अमेरिका का अगर सपोर्ट ना हो, जी मतलब कि डिफेंस और वेपन सपोर्ट ना हो अमेरिका का, और भी लोग सप्लाई कर रहे हैं, मैं जी नाम जी नहीं लेना चाह रहा हूँ, हम्म
तो ये लड़ नहीं सकता है। ये सिर्फ ड्रोन उड़ाना और जहाज को उड़ाना, जी। भाई आप जंग जो है सिर्फ जहाज से नहीं लड़ सकते, आपको ग्राउंड पे आना होगा। जी। अब ग्राउंड पे आए तो इन्होंने भी तो हमास को ही नहीं टैकल कर पाई, ईरान को क्या टैकल कर पाए। हाँ। तो ये एक उन पे एक जब बोझ पड़ा तब इसने किया है। लेकिन इसके साथ साथ इसने ये भी ये कहा, जी। ये भी एक न्यूज आई और मेरे ख्याल से ये सही है कि ट्रंप ने ये कहा कि तुम सीज फायर करो, अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोबारा इंटर हो सकते हो गाजा में। मतलब ये है, इसलिए कि देखिए इनके चेन जो है इन्होंने बिल्कुल बांध रखा है अमेरिका को। जो इजरायली लॉबी है, जो आपके जो इजरायली एजेंट्स हैं, सारे कुछ उन्होंने पूरे अमेरिका को हाईजैक कर रखा है। मैं तो ये बोलूंगा ये अमेरिका ही होस्टेज है इनके हाथ में, ये जब चाहे जैसे चाहे न चाहे। अब दूसरी बात है कि ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन है। अच्छा, ट्रम्प को आपने देखा कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें जो जेविश वोटर थे अमेरिका में जी, उन्होंने ट्रम्प को वोट दिया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, इसका दामाद जो है वो खुद जो है आपके जायनिस्ट है। जी हाँ। इसकी बेटी भी जो है कन्वर्टेड है जायनिस्ट में। इसके जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बड़े क्लोज, वो अमेरिका, वो जेविश सेटलर हैं बेसिकली, वो अमेरिका में, इसलिए डुअल सिटीजनशिप है। तो ये भी घिरा हुआ है लोगों से। और इसकी जो टीम है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, डिफेंस सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, ये भी ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं है। अब जैसे आपने देखा होगा कि ये आ गया आपके, क्या नाम है उसका, जो ये बिन गोरिन, ना वो जो इलान मस्क, एलन मस्क। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इलान, अब इलान मुझे पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन इलान मस्क भी आप देखेंगे कि इसने भी जो है तो ये इसने भी राइटिस्ट फोर्सेस को काफी सपोर्ट किया जर्मनी में। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए और अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाइडेन की जो टीम थी, जो अमेरिका में जो एक्सपीरियंस लोग हैं पॉलिटिकल, जो प्योर ओल्ड पॉलिटिशियन हैं जी, वो पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई हम इख्तिदार में रहे और अपने मुल्क को भी उसका भी नुकसान करवा सकते हैं। इसलिए कि भाई जितना भी अमेरिका लड़ा है वॉर जी, वो इजराइल के लिए लड़ा। जी हाँ। क्या इराक को तबाह किया या आपके सीरिया को या येमेन को, सब इसने इजराइल के लिए किया टोटल, चाहे वो लीबिया को किया। जी, तो पैसा खर्चा किसका हो रहा है? अमेरिका का। वो सारे टैक्स पेयर का खर्चा हो रहा है। जी हाँ। और उसमें अमेरिका को काफी जो है लॉस हुआ। जी, वहां के लोगों की हालत इकोनॉमिकली इतनी साउंड नहीं है जैसा हम समझते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं वो नेचुरली बहुत ही ज्यादा रिच है, लेकिन आमतौर पे जो लोग हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। तो ट्रम्प जो है, ट्रम्प को ये फैक्टर मिला और इकोनॉमिक फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट था इसके इलेक्शन में, जिसकी वजह से वो जीता भी। तो वो बिजनेसमैन है, वो हो सकता है कि अगर उसने अपने को संभाल के रखा जी, तो हो सकता है कि वो इजराइल को ये बताए कि भाई हमने तुम्हारी वजह से काफी लॉस किया है, अब ज्यादा हम लॉस नहीं करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो पूरी लॉबी है उसको जो घेरे हुई है, जी हाँ, उसको चलने देगी कि नहीं। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि अभी एक काफी वायरल हो रहा था आपके सोशल मीडिया पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके हिस्टोरियन है अमेरिकन, वो अमेरिका के ही है। इसलिए कि अमेरिकन हिस्टोरियन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन हिस्ट्री एसोसिएशन, जिसमें 10,500 करीब उसके मेंबर हैं जी। और तो उनका स्टेटमेंट ये आया कि भाई जो जॉन एफ कैनेडी जो थे 1950s में, जी, उनकी जो किलिंग हुई ब्रॉड डे लाइट में, उसमें इजराइल कहाँ से है? उसने ओपनली कहा। और उसके बाद माइकल कॉलिंस पाइपर, एक खुद अमेरिकन राइटर है, उसकी भी किताब नहीं चीज है। इसलिए कि डेविड कैनेडी के, ये जॉन एफ कैनेडी के किलिंग पे करीब 2000 किताबें छपी। तो ये जो है इजराइल जो है, ये इस पे दबाव पड़ा, काफी स्ट्रॉन्ग दबाव पड़ा। और आप जानते हैं कि ट्रम्प जो है ये सनकी टाइप का है जी, सनकी है ये, मतलब एक तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो उसके अंदर एरोगेंस भी होता है ना जी, और जो बिजनेसमैन है वो रूल को भी वायलेट करता है। जी, तो जिसको बोलते हैं रूटीन टाइप ऑफ रिलेशन, जो रूटीन टाइप ऑफ रिलेशन जो इजराइल का था अमेरिका से, जी, उसको इसने ब्रेक किया। इसलिए कि उसके खुफिया तौर पे उसका जो है वहां पे इनवाय आ गया, वो विटकॉफ, उसको बेसिकली धमकी दिया कि भाई इसको करना तुमको, अदरवाइज ये नहीं करता। और ये जरूरी है इसलिए कि जो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हुई इजराइल की, जी, मतलब ये आज ही, मतलब पिछली रात को, उसमें मोसाद के भी चीफ बैठे थे और वहां जो इंटरनल इंटेलिजेंस शीन बेथ उसके भी चीफ बैठे थे।
जी, जी। मैं डॉक्टर साहब इसी हवाले से यानी आगे भी हम ज़रूर बढ़ेंगे और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मुआहदे की जो 3 फ़ेसेस है, इस हवाले से जो शराइत हैं उस पर भी थोड़ी-सी रोशनी डालें। लेकिन उससे पहले बात यही है कि क्या हमास की इतनी तबाही के बाद भी यानी वो गिरफ्त है अब भी कि इज़राइल उनसे बात कर रहा है और अपने कैप्टिव्स को जो है यानी उनसे दरख्वास्त कर रहा है कि छोड़ें, और वो भी वो सही सलामत जो है वो कैप्टिव्स वापस हो रहे हैं। ठीक है, कुछ मारे भी गए, लेकिन इसके बावजूद भी खुद की जब जान के लाले पड़े हों या फिर अपने आप को बचाना मुश्किल हो, और जबकि उसकी लीडरशिप खुद यानी उनको भी निशाना बनाया जाता है, तो उसके बावजूद भी इनको बचाकर डील करके इनको जो है वापस देना और सब कुछ तबाही के दौरान, तो क्या हमास अब भी यानी बाकी है? आवाज आ रही है हमारी? जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आ रही है। हाँ, देखिए हमास से मैंने कहा आपको कि हमास से अ, हमेशा इंटरेस्टेड रहा कि सीज फायर हो। उसकी मेन वजह ये रही कि लोगों की तबाही बचे। हाँ। लेकिन जो आम लोग हैं उसमें औरतें हैं, बूढ़े बच्चे हैं, मरीज हैं बहुत सारे। जी जी। आपने देखा होगा, हम्म। बच्चे हैं, स्कूल के हैं बच्चे, है ना। जी। और वो लोग थे जो काम वगैरह करते थे। हम्म। तो इनको इनको बचाने के लिए, इसलिए कि वो लोग तो लड़ना इसलिए चाहते हैं कि भाई उन्हें आजादी चाहिए, मतलब जी हाँ। जो जो जमीन को कब्जा कर रखा है। हम्म। तो वो इसके लिए इंटरेस्टेड थे कि भाई इसलिए ये हो। उसी तरह से आप देखें कि हिजबुल्ला ने भी जो सीज फायर किया, जी। वो आपके करीब 900 वायलेशन उसने अब तक हो गया उसका, सीज फायर का इजराइल ने इसराइल किया। ने वो किया। सिर्फ इस वजह से है कि भाई वहां ये करता ये क्या है कि ये ड्रोन से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कनेक्टेड है। हम्म। और आपके फाइटर जेट से ये मतलब कि सिविलियन टारगेट पे बॉम्बिंग करता है ये। जी जी। कोई रोक नहीं है इस पे, कोई इस पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हम्म। कोई इस पे आपके नो फ्लाई जोन जैसे इराक में बनाया गया, लीबिया हम्म। में बनाया गया, अमेरिका ने बनाया, इस पे कोई नो फ्लाई जोन नहीं है। हम्म। कोई आदमी नहीं है जैसे कि तुर्की के लोग और रशिया के लोग और अमेरिका के लोग वो कुर्दों को और तुर्कों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके सीरिया में। हम्म। कोई ऐसे लोग नहीं है जो फलस्तीनियों की हिमायत में ग्राउंड पे आए, हम्म। सिवाय उन लोगों के जो हुती हैं बहुत दूर बैठे हुए हैं 2000 किलोमीटर। जी। ईरान जो है उसके आज 2 जजेस को जजस। लोगों ने गोली मार दी वहां पे, जी हाँ। जो स्पाइनेस से डील कर रहे थे, मतलब हम्म। खुफिया जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने तबाही मचाई है, टेररिज्म किया है ईरान में। हम्म। तो ईरान भी जो है वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल, लेकिन वो प्रॉक्सीज हैं उसके, तो उसके सपोर्ट कर रहा है वो। हम्म। और आपके जो एक पॉलिटिकल पार्टी है हिजबुल्लाह, ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल तनहा लड़ रहे हैं। और मुझे ये लगा कि पहले भी आपने देखा होगा कि जो पहला इंतिफादा हुआ था 1987 में, जी। और दूसरा हुआ आपके सन 2000 में, जी। और फिर तीसरा हुआ। तो ये जो इंतिफादा का मतलब अपराइजिंग, हाँ हाँ। तो ये पूरे इंतिफादा में आपने देखा होगा कि करीब 10,000 या कल लगभग 10,000 लोग मारे गए, हम्म। फलस्तीनी मारे गए जी जी। 1987 में। पिछले जी। 20 साल में आप देखेंगे कि सिर्फ वेस्ट बैंक में, ये भाई तो गाजा में हो रहा है तो लोग कहते हैं हमास खराब है, फला है, जो भी है। हम्म। लेकिन आप हमास तो वहां पे नहीं है वेस्ट बैंक में। जी। वेस्ट बैंक में जहाँ पे आपके पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, वहां पे 20 साल के अंदर हम्म। कम से कम 20,000 फलस्तीनियों को यहूदियों ने मार दिया है। आईडीएफ ने मारा है और आपके सेटलर ने मारा है। जी। पूरी दुनिया इस पे खामोश है। जब इन्होंने रिटेलिएशन किया 7 अक्टूबर को, तो कहा कि ये दहशतगर्दी है कि भाई उनके लोगों को जो है पकड़ लिया 251 को, और इन्होंने जो मार दिया लोगों को, हजारों हजार को ये मार रहे हैं। हम्म। इस पे तो मतलब इतनी बेशर्मी, इतनी बेहाई और इतनी बेईमानी कहा जाए, इतनी बेईमानी। तो हमें लगता है कि इस सिचुएशन में इन सब चीजों ने जो है और स्ट्रेंथ दिया है हमास को कि भाई हम जो है अपनी जान लगाएंगे इसमें। और इस पे जी। लगे भाई इनके पास कोई तो बचा है नहीं। हम्म। आपको तो पता है कि 1500 फैमिली जो थी पूरी तरह से वाइप आउट हो गई। जी। और वहां के जो आपके फलस्तीनी हैं, जो खास करके हमास पॉलिटिकल पार्टी है, इनके अंदर बेपनाह हिम्मत है, इसलिए कि इनके अंदर इनका हौसला बहुत बुलंद है, ये हौसले से कभी नहीं हारे। हम्म। और लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली जो है बड़े होशियार नहीं है बहुत ज्यादा। हम्म। अगर ये स्ट्रेटेजिकली होशियार होते हम्म। तो ये शुरू दिन में ही 105 लोगों को जो आपके नवंबर में छोड़ दिया हाँ होस्टेज को, हाँ हाँ। ये नहीं छोड़ते। हालांकि बाद में उन्होंने पछताया वो। अच्छा जी। हाँ, इसलिए कि आपने देखा कि सन 2011 में, हम्म।
हमास ने एक इस आईडीएफ सोल्जर को इसने बंदी बना दिया था, गिलाद करके नाम था जी हाँ। उसका। तो उसको छुड़ाने के लिए कम से कम 800 फलस्तीनियों को रिहा करना पड़ा किया गया। इसराइल को, एक सोल्जर के लिए। जी हाँ। जबकि 105 में कई सोल्जर थे, उसने रिलीज कर दिया, जी हाँ। ये सोच करके कि भाई अब अमन हो जाएगा, बॉम्बिंग नहीं होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, शुरू कर दिया उसने। अब शुरू कर दिया नहीं, बल्कि उसने जो है 2 कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया, आपके 2 कॉरिडोर बना दिया, एक जी नया हाँ। कॉरिडोर बनाया। नेजारिम जो बीच आपके बीच गाजा में है, एक गाजा के बीच में है, दरमियान में, और एक साउथ में आपके जो फिलाडेल्फी पहले से कॉरिडोर, उस पर भी कब्जा कर रखा है। जी हाँ। तो सीज फायर सिर्फ हमास जो है, लेकिन हमास ये जानता है कि इनका कोई भरोसा नहीं है। जी हाँ। आपने देखा होगा कि भाई सीरिया में असद थे, वो खतरा थे इनके लिए, लेकिन असद के जाने के बाद कौन सा खतरा था? जी हाँ। वो तो कहने की बात है कि वो तो अपना खुद घर जो है वो सुलझाने में लगे हुए हैं, एचटीएस के लोग या जो भी है। और वहां पे इसने बॉम्बिंग की, कम से कम 500 से 800 टारगेटिंग वहां पे की। जी हाँ। उसको छोड़िए, जब डील साइन हुआ 15 तारीख को, उसके बाद से इसने जो है करीब 150 लोगों को मार दिया। जी हाँ। और ये पिछली रात में जो है एक बहुत बड़े सर्जन थे, सईद करके नाम था उनका, आपके अलशिफा हॉस्पिटल के नॉर्थ गाजा में है, उसको मार दिया, सर्जन को मार दिया, वो मारे गए। कितने बच्चे? तो सीज फायर इसने सिर्फ इसलिए किया कि ये प्रेशर में था, और ये मैनिपुलेशन में माहिर है। आपने देखा होगा कि पेजर ब्लास्ट होता है जी भाई, वो पेजर ब्लास्ट हो सकता है कि हॉस्पिटल में किसी बच्चे के पास भी हो, या दुकान में हो, तो वो तो मारे जाएंगे। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन हो रहा है, या इसने जो पीस ट्रीटी किया था। तो ये तमाम चीजों से जो है ये हमास वाकिफ है, और ये लोग जान रहे हैं कि हमारे पास जान के अलावा कुछ है नहीं। जी जी। और हमारे सपोर्ट में कोई है नहीं जी, सिवाय ईरान के दूर से, और बाकी लोग जो है वो हुथी जो रियल में इनका साथ दे रहे हैं, और आपके हिजबुल्लाह है। और इसे वो सेटिस्फाइड भी है, वो जान रहे हैं कि अरबों ने इनका साथ नहीं दिया। जी हाँ। और अरबों ने क्या किया पूरी दुनिया देख रही है। इन्होंने एक जो है एक जबान भी नहीं बोली, ये चाहते तो भाई अपना तेल रोक सकते थे। ये मोरली बिल्कुल डेड है जो रूलर्स है वहां के गल्फ के। जी। तुर्की जो है अपने आप जो है वो इतना नजदीक है और आपके वेस्टर्न कंट्रीज से कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। मतलब उसका खुद हाथ फंसा हुआ है आपके सीरिया में काफी ज्यादा, और आपके साइप्रस में बहुत सारी जगह सारा कुछ है। जी। तो हमास इस बात को जानता है कि ये फिर वायलेट कर सकते हैं सीज फायर का। लेकिन ये जो सीज फायर का जो 3 फेज है, जी हाँ, जो फाइनल फेज है, जब फाइनल फेज कंप्लीट होगा तभी जो है वो परमानेंट सीज फायर होगा। जी जी। ये जो एक टेम्पररी जो है ये स्टॉपेज ऑफ जो है ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन है। अब ये जो पहला फेज है ये आपके 6 हफ्ते का है जी। और उसके वो डिपेंड करता है कि वो अगर फेज कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली तो सेकंड फेज शुरू होगा। लेकिन सेकंड फेज शुरू अपने आप नहीं होगा जी। उसके लिए फिर निगोशिएशन करना होगा। मतलब ये बड़े होशियार है, ये जो आपके जायनिस्ट है बड़े होशियार है। अच्छा, ये इतनी होशियारी और मक्कारी जो है वो आपके अरबों के पास, खास करके फलस्तीन के पास नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब उनका माइंड ही नहीं उस तरह का, मतलब सारा कुछ। अब जो पहला फेज शुरू होगा ये आपके संडे को शुरू हो रहा है। जी हाँ। पहले तो ये माना जा रहा था कि 12 बजे दिन में शुरू होगा। जी। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन में बात आई है सुबह 8:30, हाँ, कोऑर्डिनेशन वो 8 बजे सुबह में शुरू होगा। जी। ये 3 औरतों को पहले रिलीज करेंगे और उसी दिन जो है आपके फलस्तीनी, हाँ, जैसे कि एक आदमी पे ये रिलीज कर रहे हैं करीब आपके 30 या 47, 50 इस तरह से रेशियो है प्रिजनर को, जो फलस्तीनी प्रिजनर्स है। जी जी। तो ये टोटल जो प्रिजनर पूरे जो टोटल प्रिजनर्स हैं आपके 3 फेज में जी, इनकी तादाद है करीब 2000, जबकि 10,000 से ज्यादा प्रिजनर कोई उठा ले गए हैं आपके गाजा से। सिर्फ 2000 उसमें से छोड़ेंगे जी। जो 7 अक्टूबर को इन्वॉल्व थे उसको नहीं छोड़ेंगे। 2000 में 290 ऐसे प्रिजनर हैं जो लाइफ टर्म जिनको दिया गया है। जी। कुछ ऐसे प्रिजनर्स हैं जिन्होंने 30 साल से ज्यादा जेल में गुजार दिया है। हाँ। और कुछ ऐसे प्रिजनर्स हैं जिन्होंने 25 साल से ज्यादा जो है वहां पे गुजार दिया है। जी। उसमें आपके 50 से ज्यादा या 80 के लगभग आपके
औरतें भी हैं हाँ प्रिजनर्स, जी 300 कुछ, उसमें बच्चे भी प्रिजनर्स हैं। तो टोटल हाँ जो प्रिजनर्स पहले फेज में जो रिहा होंगे उनका है करीब 737 हम्म पहले फेज में। जी और पहला फेज जब शुरू होगा तो 16वें दिन, मतलब कि 42 दिन का ये 6 हफ्ता है। जी जी तो जब 16वें दिन शुरू होगा सेकंड फेज के लिए निगोशिएशन प्रोसेस। जी अगर वो सक्सेसफुल निगोशिएशन चला तो सेकंड फेज शुरू होगा। हम्म और इस फर्स्ट फेज में ये किया गया है कि हर 7वें दिन हम्म ये 3 होस्टेज को रिलीज करेंगे। जी तो पहले औरतों को रिलीज करेंगे, उसके बाद दूसरा जो दूसरे जो फेस में दिन होगा या दूसरा 7वां दिन होगा जी उसमें आपके 3 आईडीएफ जो वीमेन है उसको रिलीज करेंगे। हम्म और इन्होंने बहुत ही दब करके सौदा किया, ऐसा नहीं है। इजराइल ने हाँ, नहीं इसराइल ने नहीं, मतलब कि फिलिस्तीनियों ने काफी कंसेशन दिया इनको। अच्छा जी और वो इसलिए कंसेशन दिया कि औरतों, देखिए इनके पास 3 औरतें हैं जो है वो आपके आईडीएफ की सोल्जर है। हम्म 2 लोग जो सोल्जर है इनके पास जो अमेरिकन इजरायली सोल्जर है, अमेरिकन इजरायली सिटीजन है, वो सोल्जर है। तो ये थोड़ा सा अमेरिका के लिए चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है। उसमें ऐसे लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं जो 50 ईयर से एबव हैं और औरतें हैं। तो इस वजह से इन्होंने रियायत कर दी कि नहीं ठीक है, हम एक एक को हम रिलीज करेंगे तो उसका रेशियो होगा कि 30 प्रिजनर आप देंगे। रिलीज करें फलस्तीनियों को कहीं पे जी हाँ, कहीं पे 47 है, कहीं पे 27 है ना, तो कहीं पे 50 है। तो उन्होंने इस तरह से किया है। तो बहुत ही मतलब कि सस्ता सौदा इन्होंने, मतलब सस्ता इन्होंने दिया। और इजराइल ने काफी जो है, हालांकि ये चाह रहे थे कि इजराइल किसी तरह से कर ले सीज फायर, लेकिन इजराइल जो है उसके बाद भी तैयार नहीं था जी तो ये जो है हमें लगता है कि ये जो आपके पहला जो फेज है, तो पहले फेज इस फेज में होगा क्या जी कि फेज मतलब संडे के ये जो लोग जो छोड़े जाएंगे ये आपके छोड़े जाएंगे राफा बॉर्डर पे, हाँ हाँ साउथ में पड़ता है। जी और वहां से वो रिसीव करेंगे खास करके इजिप्शियन इनको, ये इजराइल को नहीं देंगे हाथ में। इसलिए कि इजराइल के लोगों ने और हमास के लोगों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया इसमें। जी इसलिए कि इजराइल को रिप्रेजेंट कर रहा था आपके अमेरिका और हमास को रिप्रेजेंट कर रहे थे बेसिकली इजिप्ट और कतर। जी हालांकि दोनों अमेरिका के हामी हैं। तो जी हमास तो ऐसे भी तनहा है। जी हाँ तो ये हमास रिलीज करेंगे इनको राफा बॉर्डर पे, जो लोग जाएंगे इजिप्ट वहां से, ये जो कैप्टिव जो है, जी हाँ और वहां से वो इजरायली उनको रिसीव करके लाएंगे। या उसमें रेड क्रॉस हो सकता है इन्वॉल्व हो सारा कुछ। जी तो 105 पे इन्होंने पहले छोड़ दिया था नवंबर में। अगर ये उस टाइम पे सिर्फ 30 और 32 को छोड़ते जी तो उनकी पोजीशन और मजबूत होती। इसलिए कि देखिए कई सारे लोगों को तो खुद इजरायली बॉम्बिंग ने मार दिया है जी हाँ भाई, 30 से ज्यादा लोग तो अभी मार दिया। अभी भी इसने बॉम्बिंग जो की है अभी, हाँ हाँ मतलब 15, आज है 18 तारीख, जी तो 15 तारीख से जो बॉम्बिंग कर रहा था तो उसमें ये परेशानी आ रही थी कि जिन लोगों को रिलीज करना था हो सकता है कि उनकी इंजुरी हो या डेथ हो जाए। हाँ तो ये भाई ये तो चाह रहे थे, मेरा तो ये मानना ही चाह रहे थे कि जितने भी वो कैप्टिव्स मर जाएं। कैप्टिव मर जाए, ताकि मेरे को पूरा खुला छूट मिले। जब तक कैप्टिव रहेंगे लोग वहां पे एहतजाज करेंगे। जी हाँ तो इसको तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए कि खुद अपने ही लोगों को इसने मारा वहां पे 7 अक्टूबर को। जी हाँ भाई वहां पे फलस्तीनी जो आए थे जी वो मारने के लिए नहीं आए थे, वो तो बंधक बना के ले जाने के लिए आए थे। जी हाँ उनका मेन मकसद था कि इनको हम पकड़ के ले जाएंगे और इनको छुड़ाने के लिए हम अपने लोगों को छुड़ाएंगे जो पहले से जेल में है, जो 25 साल से 30 साल से है ना। हाँ मेन मकसद ये था इनका। और जी उन्होंने मारा भी नहीं। मैंने इन्होंने मारा है, इसका जी इंक्वायरी नहीं हुआ है। जी इंक्वायरी हो बिल्कुल तो पता चल जाएगा ये किसे बड़ी मारा, क्या बुनियादी किया। बात है, बड़ी अहम बात है जिसको जो है आज हाँ, बात इसको छुपाया गया है। हाँ और बात ये देखिए वहां पे अगर सीज फायर पूरी तरह से हो जाता है, अमन आ जाता है, अगर जी जी ये तमाम चीजें वहां पे खुलेंगी, लोग इंक्वायरी करेंगे। और जब देखिए इंक्वायरी तमाम चीज खुल जाएगी वहां पे, जी तो ये चाह रहा है कि डॉक्टर साहब जाके अब लोगों क्या को पूरे कैप्टिव्स को वाकई छुड़ा लिया जाएगा और मुआहदे के तहत जो है बात यानी 3 फेसेस मुकम्मल होंगे या फिर सवाल ये भी है कि कैप्टिव्स को तो छुड़ा लिया जाएगा, हो सकता है इजराइल पूरा मौका जो है लेगा और कैप्टिव्स जितने भी है पूरों को जो है रिलीज करवाएगा, उसके बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए कैप्टिव जो है वो 33 है। इसके अलावा जो है टोटल इजराइल का कहना है कि 98 लोग हैं टोटल जो फुल जो हमारे पास हमारे कैप्टिव है इजराइल हाँ जी उसमें से
98 में कितने हैं इसकी लिस्ट आपको हमास ने नहीं दिया है, हम्म इसलिए कि इसने कई लोगों को मारा है। अच्छा, उसमें कई ऐसे कैप्टिव हैं जो आपके जख्मी भी हैं, हम्म। करीब 8 से 10, जी। तो वो भी रिलीज होंगे फर्स्ट फेज में, हाँ हाँ। उसको भी रिलीज करेंगे ये। जी। तो फर्स्ट फेज में ये और ये करेंगे कि आपके छठे दिन, मतलब कि संडे के 6 दिन के बाद जी। राफा क्रॉसिंग को ये खोलेंगे मरीजों के लिए, जो आपके गाजा में जो पैलेस्टीनियन मरीज हैं। हाँ हाँ। तो डेली जो है वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 50 मरीज को वो जाने की इजाजत देंगे ताकि वो इजिप्ट में जाके अपना इलाज कराएं। हम्म। लेकिन उसमें वो ये है कि इजरायली क्लियरेंस निगरानी उनको लेना होगी पूरी, होगा हाँ। और इजिप्शियन क्लियरेंस लेना होगा। हाँ हाँ। उसके बाद आपने देखा होगा कि ये भी तय पाया है कि करीब डेली 600 ट्रक, हम्म। जो इमदाद से भरी ट्रक होगी, उसको अलाउ करेंगे जाने गाजा के में। लिए। हाँ, पहले फेज की मैं बात बताता हूँ। जी। पहले फेज में ये भी तय पाया है कि भाई वो जो नेतजारिम कॉरिडोर है पूरे गाजा के बीच में, जी। जो उन्होंने पट्टी पट्टी बनाई है काफी लंबी, हम्म जिसमें इजरायली बेसेस हैं काफी, हम्म तो वहां से ही अपने फोर्सेस को धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे इसराइल में। हम्म। और फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो साउथ में है, वहां से भी इजरायली फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे धीरे धीरे। जी। और ये 50 दिन जब पूरा हो जाएगा, मतलब जब सेकंड फेज में जब इंटर कर जाएंगे, हम्म तो पूरी तरह से फिलाडेल्फी कॉरिडोर को ये खाली कर देंगे। हम्म। फिलाडेल्फी कोर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरा जो भी सामान, खाने पीने का रसद सामान जो आता है, जी। वो आपके इजिप्ट के ही थ्रू आता है। हम्म। इजिप्ट के भी जो लोग हैं उनके आपके खानदानी रिलेशन भी हैं इनसे, जो साउथ इसलिए को लगा हुआ है पोर्शन, जी हाँ। तो वो वहां पे उससे बड़ी रिलीफ मिल जाएगी इनको, मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल जाएगी। ये तय पाया गया है। जी। इसके अलावा और भी चीजें हैं, और ये डिपेंड करता है कि सेकंड फेज जो है शुरू हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये कामयाब होगा, वो इसलिए कि जो इजरायली हैं वो भी काफी एग्जॉस्ट हो गए। हाँ। मतलब वो भी, वहां पे भी जो लोग हैं उन्होंने भी आके काफी सुसाइड किया, उन्होंने कुछ, बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा है दिमाग का, मतलब उन्होंने काफी जो जुल्म किया और सारा कुछ है, तो वो भी काफी वहां पे लोगों में काफी नाराजगी है जी। सारा कुछ। और ट्रम्प ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कशीदगी वहां पे मेंटेन रहे। या तो भाई आप पूरे गाजा को ही आप खत्म कर दीजिए, वहां पे सारे लोगों को मार दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहना तो आसान है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि वहां पे करीब 70,000 लोग मार दिए गए हैं जी। और 1.25 लाख 1.5 लाख जो है जख्मी है जी। और इसमें, हाँ, इसमें एक फर्स्ट फेज में ये भी तय पाया है कि साउथ में जो लोग नॉर्थ से भागे हैं, नॉर्थ को काफी तबाह किया गया। जी हाँ। जैसे जो आपके अल शिफा हॉस्पिटल था वो नॉर्थ में था। जी। अच्छा, नॉर्थ में ही मारे भी जा रहे थे, अभी भी मारे जा रहे थे इजरायली जो आईटीएफ के लोग थे, है ना। जी। तो काफी जो लोग जो जो अपना घर वगैरह छोड़ के भागे हैं, अपने खानदान को, अपने माँ बाप से बिछड़ गए, वो सब नॉर्थ में जाएंगे। जी। और वो जो अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है वो जो है सिक्योरिटी चेक करेगी उनकी। उन्होंने इसराइल को कहा कि इसराइल नहीं कर सकता, तो इसराइल इस पे एग्री कर गया। तो पहले तो ये पाया गया कि कुछ दिन ये लोग पैदल जाएंगे जी। उसके बाद ये गाड़ियों से जाएंगे। तो ऊपर में नॉर्थ में जाने के लिए 2 रास्ता है आपके, एक अल रशीद स्ट्रीट है और एक और रास्ता है, 2 रोड है। पहले एक रोड को ये खोलेंगे, फिर कुछ एक हफ्ते के बाद दूसरे रोड को खोलेंगे। अब आप ये देखिए कि जो लोग वहां पे जो खुशी मना रहे हैं, या जो लोग खुशी भी मना रहे हैं, लोग वो परेशान भी हैं जी। इसलिए कि लोग पहले वो ये इंटरेस्टेड नहीं है कि अपने मकान को वहां ढूंढे, वो लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो लोग बिछड़े थे वो कहाँ हैं। हाँ। मतलब मेरे भाई कहाँ है, मेरे बाप कहाँ है, मेरी माँ कहाँ पे है, मेरा बच्चा कहाँ पे है, वो बिछड़ गए वहां से ना। जी हाँ। तो उनके साथ जो रेस्क्यू टीम है वो भी तैयार की जा रही है कि उनको देखें कि कहीं मलबे में नहीं दबे हुए हैं। मतलब लोग इसके लिए परेशान हैं। जी हाँ। मतलब एक तो देखिए खाने की परेशानी है, जी हाँ, उसके बाद मेडिकल की परेशानी है, जी हाँ, उसके बाद कब इन पे जो है बम गिर जाए, उसके बाद इनके जो लोग बिछड़ गए, हाँ, उनको ढूंढना है। अब वो ये चाहते हैं कि जो लोग मर गए और जो वहां पे है अगर, तो उनको किसी तरह से वो अच्छे से दफन कर दें। हाँ ये काफी लोगों में सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है। जी। उसके बाद वो चाहते हैं कि अपना मकान हम ढूंढें। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि जो ओपिनियन है इंडिया में भी या बाहर में भी, ये मतलब आप सोचना चाहिए भाई इतना जुल्म तुमने कर दिया जी। अब मत, मतलब अब करोगे तो अब इसमें यह है कि मुझे लगता है कि ये ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी नहीं करना होगा।
है ना, मतलब ऐसी खराब सिचुएशन है। हाँ तो हमें लगता है कि ट्रम्प चाहेंगे, इसलिए कि ट्रम्प का मेन प्लान है कि ये ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करें आपके मिडिल ईस्ट को, जी इसलिए कि वो अमेरिका के लोग जो है वो खोखले हो चुके हैं वहां पे, ट्रांसनेशनल मल्टीनेशनल जो भी आपके जायनिस्ट तो सब पूरे इकोनॉमी को टेक ओवर किए हुए हैं ना, जी हाँ जी हाँ हर तरह से। जी तो उसको वो चाह रहे हैं कि भाई इन लोगों को चूसें, मतलब इनके माल को चूसें, आपके वेस्ट एशिया के लोगों के और अफ्रीका के लोगों के, सारा कुछ। हम्म तो मुझे लगता है कि ट्रम्प ये चाहेंगे कि शायद मिडिल ईस्ट में ये अमन आए, अभी जो झगड़ा चल रहा है वो ना जाए, इसलिए कि झगड़ा होगा तो पैसा आएगा कहाँ से, जी हाँ अमेरिका से आएगा, जी हाँ वहां से तो आएगा। बिल्कुल तो मुझे ये लगता है कि अगर ट्रम्प कामयाब हुए अपने जायनिस्ट कोलैबोरेटर्स को कंट्रोल करने में, तब तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये डिपेंड करता है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके कंट्रोल में आ गए खुद ट्रम्प, तो हो सकता है कि सिचुएशन खराब हो। लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि चूंकि ट्रम्प 4 साल पहले, जब देखिए ट्रम्प ने 3 इलेक्शन लड़ा, जी हाँ पहला इलेक्शन जीते, दूसरा इलेक्शन भी जीता इसमें, जी लेकिन उसको जानबूझ के हराया गया मैनिपुलेट करके, ठीक है। जी तो ये वहां के अब लोगों से वाकिफ हो गए, ये वहां के लॉबी से ये इंटरनली वाकिफ है कि वहां पे क्या है, कौन सही है कौन गलत है। इसलिए ये जो जायनिस्ट तबका है ये अंदर से डरा हुआ भी है जी कि ये हम लोगों को पहचान गया है। और हमें ये लगता है कि जो अमेरिकन नेशनल स्पिरिट है, अगर हाँ ये जिंदा रही ट्रम्प के अंदर, जी तो हो सकता है कि जायनिस्टों पे दबाव बढ़े, हाँ और दबाव जब बढ़ेगा तो उससे हो सकता है कि फलस्तीनियों को रिलीफ मिले, रिलीज मिले। रिलीफ मिले। डॉक्टर साहब अब यहाँ पर मैं बिल्कुल आखिरी, क्योंकि हमारे पास 3-4 मिनट हैं, तो मसले फ़लस्तीन तो मतलब उस हवाले से अगर हम बात करें, फ़िलहाल तो ये जंगबंदी और वो कितनी पायदार रहेगी, मुस्तकिल रहेगी, नहीं रहेगी, सारी चैलेंजेस है। आगे के हवाले से जिस तरह से हम अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो सदी की डील के हवाले से कुछ आगे बात हो रही थी, फिर वगैरह वगैरह, तो इसमें वो जो 2 नेशन थ्योरी वगैरह वो सारी चीज़ों का क्या होगा, मैं इस हवाले से आइंदा प्रोग्राम हम ज़रूर करेंगे, मैं जानना चाहूँगा। तो क्या ट्रंप के हवाले से कुछ ऐसा पेशरफ्त हो सकती है, उम्मीद कर किस चीज सकते हैं? की, किस आपकी आवाज यानी रुक मैं रही ये थी? कह रहा हूँ कि जैसे 2 नेशन थ्योरी की बात, वो सारी अच्छा, चीज़ें हाँ। कहाँ रह जाती हैं? नहीं, उसमें देखिए, उसमें ये है कि आपने देखा होगा कि इजराइल के खुद पार्लियामेंट ने जी अगेंस्ट 2 नेशन जो है वो रिजेक्ट किया प्रपोजल, जी ये कभी हुआ नहीं था। हाँ और इसी नेतन्याहू के का भाषण भी हुआ इसी जमाने में, जी क्लैपिंग हुई आपके अमेरिकन कांग्रेस में। हम्म तो जो अमेरिका की जो ट्रेडिशनल क्लासिकल कन्वेंशनल रूटीन टाइप की जो पॉलिसी है, जी वो तो ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन जो ट्रम्प के एडवाइजर हैं, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, जी ट्रम्प के कुछ लोग एडवाइजर हैं या ट्रम्प उनसे पहले काफी क्लोज रहे, तो वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जो वेस्ट बैंक है उसको भी इजराइल के हवाले कर दिया जाए, जी और जो फलस्तीनी हैं उनको सिर्फ ऑटोनॉमी, उनको जो है लोकल ऑटोनॉमी दी जाए। हाँ अब वो स्टेट की बात न करें बल्कि वो ऐसे म्युनिसिपैलिटी रहे विद इन इजराइल। ये जो हिमायती हैं आपके ट्रम्प के, तो फिर और ये भी कह रहे हैं कि पीस फॉर पीस, पहले था लैंड फॉर पीस। जी देखिए पहले ये था लैंड फॉर पीस, जो जी जिसके सपोर्टर इंडिया भी है। लैंड फॉर पीस का आया था 1967 में, 1973 में, कि भाई जो पूरे फलस्तीन का जो 22.5% जमीन है, उसमें फलस्तीनी स्टेट कायम होगा। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन भी है, और इसी पे मुआहदा भी हुआ, और 1991 और 1993 में ओस्लो अकॉर्ड में यही चीज तय पाई, जी जी और इसके लिए नेगोशिएशन होना था। जी डॉक्टर साहब, और ये बिल्कुल इस हवाले से ज़रूर मैं थ्योरेटिकली ये बात तय पाई थी कि 1999 तक फलस्तीनी स्टेट वजूद में आ जाएगा, लेकिन ये इन्होंने नहीं लाया। बिल्कुल, और ये अब सिचुएशन ऐसी कर रहे हैं कि फलस्तीनी स्टेट का कायम होना ही जो है मुमकिन ना हो। हाँ। इसलिए इन्होंने सेटलमेंट को बढ़ा दिया। अब इवन डॉक्टर साहब अभी तो सूरत हाल ये है कि गाजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जो है फलस्तीनी अथॉरिटी जो है उनको देने की जो बात चल रही है। देखिए नहीं, इसमें तो डॉक्टर साहब हमारे पास एक मिनट है बड़ी मुश्किल से। जी जी मैं तो ये कहूंगा कि पोस्ट सीज फायर सिचुएशन में गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन में
कोई भी ऐसे लोग शामिल ना हो जिन्होंने फलस्तीनियों का साथ नहीं दिया। हाँ, ये चीज़ है। सिंपल बात। हाँ, वहाँ के जो टेक्नोक्रेट हैं खुद गाजा में, वो या उसको जो फिर है समझ सकते। हाँ, जो वेस्ट बैंक में टेक्नोक्रेट हैं, ऐसे लोग जो किसी भी आपके पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, उसको हमास ने कहा कि मैं वेलकम करता हूँ, वो हमारे कोलैबोरेशन में आए, जी हमारे जी। साथ दें। बहरहाल लेकिन वो लोग, इसमें कोई अमेरिका का रोल नहीं हो सकता, इसलिए कि अमेरिका ने तबाही मचाई, उसका बिल्कुल कोई रोल, इजिप्ट का भी कोई रोल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, अब देखना यही होगा कि वाक़तन अभी ये जो जंगबंदी का मामला है, जिसने डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि जो फेसेस हैं उसमें किस तरह से जो उस पर अमल दरामद होता है और फिर वो सारी बातें आगे बढ़ती हैं और वाकई मुस्तकिल ये जंगबंदी होती है, या फिर इस दरमियान भी बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।